नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आज हम बात करेंगे 8वें लोकसभा चुनाव की, जो दिसंबर 1984 में हुए। दिसंबर 1984 में हुए लोकसभा चुनाव बेहद खास थे। खास इसलिए थे क्योंकि अब तक जो नहीं हुआ था वह इन चुनाव में हुआ। आज तक का यह एकमात्र लोकसभा का ऐसा चुनाव रहा है जब किसी पार्टी ने 400 से ज़्यादा सीटें जीती थी। कांग्रेस को इन चुनाव में लोकसभा की 542 सीटों में से 415 सीटें मिली थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कांग्रेस की इतनी भारी जीत के कारण क्या कारण रहे होंगे, इसके लिए कहानी को 1980 से शुरू करते हैं। 23 जून 1980 को एक विमान दुर्घटना में संजय गांधी की मौत हो गई। संजय गांधी को इंदिरा गांधी अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर तैयार कर रही थी। उनकी अचानक मौत से श्रीमती इंदिरा गांधी को भारी झटका लगा। इसके बाद उनके छोटे बेटे राजीव गांधी पायलट की नौकरी छोड़कर राजनीति में चले आए। संजय गांधी की मौत के बाद खाली हुई अमेठी लोकसभा की सीट पर जून 1981 में उपचुनाव करवाया गया। इस उपचुनाव में राजीव गांधी का मुकाबला लोकदल के शरद यादव से था। इस उपचुनाव में राजीव गांधी की जीत हुई। 1983 में राजीव गांधी कांग्रेस पार्टी के महासचिव बने। यह वह समय था जब पंजाब में खालिस्तान उग्रवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि पूरे राज्य को सेना के हवाले करना पड़ा था। जरनैल सिंह भिंडरावाला ने स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया था और उसे अपना अड्डा बना लिया था। इस अड्डे को नष्ट करने के लिए प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को कठोर निर्णय लेना पड़ा था और स्वर्ण मंदिर में से भिंडरावाले को निकालने के लिए उसे सेना के हवाले करना पड़ा था। 3 जून से 6 जून 1984 तक चले सेना के ऑपरेशन ब्लू स्टार में भिंडरावाला मारा गया। लेकिन इस कार्यवाही में स्वर्ण मंदिर को काफ़ी नुकसान पहुंचा था, जिससे सिखों की भावनाओं को गहरी चोट लगी थी। इसका परिणाम 31 अक्टूबर 1984 को सामने आया, जब श्रीमती इंदिरा गांधी के अंगरक्षकों ने ही गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी। दोनों के दोनों अंगरक्षक सिख थे। इससे पूरे देश में यह भावना गई कि सिखों ने श्रीमती इंदिरा गांधी से स्वर्ण ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लिया है। इसके बाद पूरे देश में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। इन दंगों में हजारों बेगुनाह सिखों का कत्लेआम हुआ और उनकी संपत्ति को या तो नष्ट कर दिया गया, या लूट लिया गया, या जलाकर राख कर दिया गया। इन सिख विरोधी दंगों के छींटे आज भी कांग्रेस के दामन पर कालिक की तरह लगे हुए हैं। इंदिरा गांधी की हत्या से कांग्रेस को एक और झटका लगा। इस झटके से पार्टी को उभारने के लिए राजीव गांधी मंच पर आए। उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया गया। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के 2 महीने के भीतर ही दिसंबर 1984 में लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई। इन चुनाव में लोकसभा की 542 सीटों में से 515 सीटों पर चुनाव हुए। असम की 14 और पंजाब की 13 सीटों पर अगले साल दिसंबर 1985 में चुनाव करवाए गए। इन चुनावों में कांग्रेस को 542 सीटों में से 415 सीटों पर जीत मिली थी। इतिहास में यह पहली बार हुआ था जब कांग्रेस को इतनी ज़्यादा सीटें मिली थी और कांग्रेस को कुल डाले गए वोटों का 49.01% हासिल हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह पहला चुनाव था। 1980 में इस पार्टी का गठन हुआ था। भाजपा ने 224 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन उसे केवल 2 सीटें ही मिल पाई थी। एक सीट गुजरात में और एक सीट आंध्र प्रदेश में मिली थी। भारतीय जनता पार्टी के लगभग 50% उम्मीदवारों की तो जमानत ही जब्त हो गई थी। उसे केवल 7.74% वोट मिले थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को इस चुनाव में 22 सीटों के साथ 5.87% वोट मिले थे, जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई 6 सीटों पर जीती थी और उसे कुल डाले गए वोटों का सिर्फ 2.71% वोट मिले थे। इस चुनाव में लगभग
5,312 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था, जिनमें से 1,244 राष्ट्रीय पार्टियों से थे, 151 क्षेत्रीय दलों से थे और 3,791 आजाद उम्मीदवार थे, जिनमें से केवल 5 आजाद उम्मीदवार ही लोकसभा में पहुंचने में कामयाब हो पाए थे। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार कांग्रेस पार्टी की भारी जीत का कारण इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी के लिए पैदा हुई सहानुभूति की लहर थी। इस चुनाव में उनके बेटे राजीव गांधी के प्रति सहानुभूति की एक ऐसी आंधी चली थी कि उसने जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। कांग्रेस ने इतिहास का सबसे प्रचंड बहुमत हासिल कर 542 सीटों में से 415 सीटें अपनी झोली में डाल ली थी। 1984 का चुनाव 3 चरणों में हुआ था, 24 दिसंबर, 27 दिसंबर और 28 दिसंबर। अगले दिन 29 दिसंबर को जब नतीजे आए तो कांग्रेस ने रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज की। इस चुनाव में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 85 सीटों में से 83 सीटें जीती थी, बिहार में 54 सीटों में से 48 सीटें जीती थी, हरियाणा में सभी 10 सीटें और राजस्थान में सभी 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी। दक्षिण भारत में कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में 28 में से 24 सीटें, केरल में 20 में से 13 सीटें, तमिलनाडु में 39 में से 25 सीटें जीती थी। अन्य राज्यों में भी जहां सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं वहां भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। आंध्र प्रदेश में 42 में से 30 सीटें, गुजरात में 26 में से 24 सीटें और मध्य प्रदेश में 40 सीटें और महाराष्ट्र में 48 में से 43 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। इस चुनाव में चंद्रशेखर के नेतृत्व वाली जनता पार्टी को 10 सीटें मिली थी तथा 6.89% वोट मिले थे। इस पार्टी ने 207 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसके आधे से ज़्यादा उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर को बलिया सीट से एक अधने से कांग्रेस के उम्मीदवार जगन्नाथ चौधरी ने हरा दिया था। जॉर्ज फर्नांडिस जनता पार्टी के टिकट पर बेंगलुरु उत्तर से लड़े थे, जहां कांग्रेस के के जाफर शरीफ ने उन्हें हरा दिया था। ये वही जॉर्ज फर्नांडिस थे जिन्होंने 1974 में हुई रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल का नेतृत्व किया था। चौधरी चरण सिंह के लोकदल को भी इस चुनाव में 3 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इस दल ने 171 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसके 75 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। लोकदल को इस चुनाव में 5.27% वोट मिला था। 1980 के चुनाव में जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे बाबू जगजीवन राम चुनाव के कुछ समय के बाद ही जनता पार्टी से अलग हो गए थे। उन्होंने कांग्रेस जे के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। 1984 के चुनाव में इस पार्टी से अकेले जगजीवन राम ही चुनाव जीत सके थे। बिहार की सासाराम सीट से लगातार 8वीं बार उन्होंने चुनाव जीता था। यह उस वक्त का एक बड़ा रिकॉर्ड था। 1984 के चुनाव में विपक्ष की इस कदर से हार हुई थी कि लोकसभा में किसी भी पार्टी को आधिकारिक रूप से विपक्ष का दर्जा नहीं मिल सका था। आंध्र प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी तेलुगु देशम 30 सीटें जीतकर कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इस चुनाव में पूरे देश में यदि सबसे ज़्यादा कांग्रेस को किसी ने चौंकाया था तो वह आंध्र प्रदेश था। 1977 में जनता पार्टी की लहर होने के बाद भी आंध्र प्रदेश पूरी तरह से कांग्रेस के साथ रहा था। लेकिन 1984 के चुनाव में जब पूरे देश में इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति की आंधी चल रही थी, तब आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव की तेलुगु देशम की लहर चल रही थी। आंध्र प्रदेश की 42 सीटों में से 30 सीटें तेलुगु देशम के खाते में गई थी और कांग्रेस को वहां केवल 6 सीटों पर ही जीत मिल पाई थी। दिसंबर 1985 में पंजाब में अकाली दल ने कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी थी। वहां लोकसभा की 13 सीटों में से अकाली दल ने
7 सीटें जीती थी, 7 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत मिली थी। 1984 के चुनाव में 40 करोड़ मतदाता थे, जिनमें से 25 करोड़ 60 लाख लोगों ने ही अपने वोट डाले थे, यानी मतदान का प्रतिशत 63.6% रहा था। इस चुनाव में 171 महिलाएं भी चुनाव लड़ी थी, जिनमें से 43 ने जीत दर्ज की थी। इससे पहले लोकसभा के किसी भी चुनाव में इतनी ज्यादा महिलाएं जीतकर नहीं पहुंची थी। राजीव गांधी सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, जिन्हें 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री का पद मिला था। इस चुनाव में कांग्रेस की आंधी में विपक्ष के सारे दिग्गज चुनाव हार गए थे। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता अटल बिहारी वाजपेयी को ग्वालियर से माधवराव सिंधिया ने हराया था। इस सीट से माधवराव सिंधिया को 3,07,735 वोट पड़े थे, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी को केवल 1,32,141 वोट प्राप्त हुए थे। किसी जमाने में सिंधिया राजघराने ने अटल बिहारी वाजपेयी की पढ़ाई का खर्च उठाया था। इस चुनाव में राजमाता विजय राजे सिंधिया भाजपा के साथ थी, लेकिन उनके पुत्र माधवराव सिंधिया आपातकाल के समय जनसंघ को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। हालांकि ग्वालियर में नामांकन से पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने माधवराव सिंधिया से जानना चाहा था कि क्या वे इसी सीट से चुनाव लड़ने का इरादा रखते हैं। तब उन्होंने इस सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। इसके बाद ही अटल बिहारी वाजपेयी ने इस सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था, लेकिन आखिरी समय में माधवराव सिंधिया ने इसी सीट पर नामांकन करके अटल बिहारी वाजपेयी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। वास्तव में राजीव गांधी अटल बिहारी वाजपेयी को इसी सीट पर फंसाए रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आखिरी समय तक इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार के नाम पर सस्पेंस बनाए रखा। नामांकन के लिए आखिरी समय सीमा से ठीक पहले माधवराव सिंधिया के नामांकन के बाद वाजपेयी के लिए किसी दूसरे क्षेत्र से चुनाव लड़ने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। हालांकि लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल बिहारी वाजपेयी को सलाह दी थी कि वे ग्वालियर के साथ साथ कोटा से भी चुनाव लड़े, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने आडवाणी से कहा था कि माधवराव सिंधिया से उनकी बात हो गई है और वे ग्वालियर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। यह एक दिलचस्प चुनाव था, जिसमें माधवराव सिंधिया की मां विजय राजे सिंधिया खुलकर अपने बेटे के खिलाफ अटल बिहारी वाजपेयी के पक्ष में प्रचार कर रही थी। मां बेटे के रिश्ते पहले से ही खराब चल रहे थे। चुनाव प्रचार के दौरान इसमें और ज्यादा कड़वाहट आ गई। राजमाता अपने भाषणों में एक और पूत और दूसरी ओर सपूत का जिक्र करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी के लिए वोट मांग रही थी, लेकिन माधवराव सिंधिया की लोकप्रियता का अटल बिहारी वाजपेयी को कोई एहसास नहीं था। सिंधिया के चुनावी दौरों में सड़क के दोनों ओर भीड़ उमड़ रही थी। उनके वाहनों के काफिले को रोककर महाराज के दर्शन के लिए जनता व्याकुल रहती थी। इस प्रकार यह एक राजा और रंक की लड़ाई थी। चुनाव परिणाम की घोषणा के समय अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर में ही थे। अपनी करारी हार के साथ ही देश के हर हिस्से से भाजपा का सुपड़ा साफ होने की खबरों ने उनके चेहरे पर उदासी लाती थी। चुनाव प्रचार के दौरान वे जख्मी भी हो गए थे। उनके पैर पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। अपनी हार के बाद और इस हालत में भी अटल बिहारी वाजपेयी ने ग्वालियर से दिल्ली का 363 किलोमीटर का सफर कार में ही तय करने का फैसला किया। वाजपेयी इतने दुखी थे कि पूरे सफर में उन्होंने कुछ नहीं बोला। उनको लग रहा था कि उनकी राजनीति का अंत हो गया है। यह केवल उनका व्यक्तिगत अपमान नहीं था, उन्हें लग रहा था कि उनकी पूरी राजनीति ही ध्वस्त हो गई है। इस चुनाव से पहले हेमवती नंदन बहुगुणा भी इंदिरा गांधी से अपने मतभेदों के चलते कांग्रेस छोड़ चुके थे। इस चुनाव में वे लोकदल के टिकट पर इलाहाबाद से चुनाव लड़े थे, जहां से सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने उनको भारी मतों से हराया था। हरियाणा की सोनीपत सीट से लोकदल के चौधरी देवीलाल भी चुनाव हार गए थे। लोकदल के ही टिकट पर कर्पूरी ठाकुर और रामविलास पासवान को भी हार का मुंह देखना पड़ा था। इसी पार्टी के शरद यादव
उत्तर प्रदेश की बदायूं सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार से हार गए थे। भाजपा की टिकट पर लड़े मुरली मनोहर जोशी, प्रमोद महाजन, राम जेठमलानी, उमा भारती, सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे सभी चुनाव हार गए थे। राम जेठमलानी फिल्म अभिनेता सुनील दत्त से हार चुके थे। सुषमा स्वराज को हरियाणा के करनाल से चिरंजी लाल ने हराया था। हरियाणा की भवानी सीट से बंसीलाल और हिमाचल की मंडी सीट से सुखराम चुनाव जीत चुके थे। इस चुनाव में सबसे बुरी हार बलराज मोदक की हुई थी, जो एक जमाने में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष रह चुके थे। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन वे चुनाव हार गए थे। इसी चुनाव में इंदिरा गांधी की छोटी बहू और संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी अमेठी से राजीव गांधी से चुनाव हार गई थी। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और पूरे विपक्ष ने उनका समर्थन किया था। जनता पार्टी के टिकट पर उड़ीसा की केंद्रपाड़ा सीट से बीजू पटनायक भी चुनाव हार गए थे। सबसे चौंकाने वाली जीत चौधरी चरण सिंह की थी। वह बागपत से लोकदल की टिकट पर चुनाव जीते थे। उत्तर प्रदेश की 85 सीटों में से सिर्फ यही एक सीट थी जिसे कांग्रेस नहीं जीत पाई थी। धन्यवाद, नमस्कार।